प्यारे बच्चों, एक साई स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर्यन जावेद प्रयागराज से, और मुझे उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो है संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, और यह जो है सुपर जो है 50 रहेगा, और इसमें देखेंगे आप लोग जो है क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी मैं करूंगा। तो बहुत सी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को, और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, प्रश्न है संविधान के, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पूछ देगा, किस राज्य के सचिवालय भवन का नाम जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। भारत के किस राज्य के सचिवालय का जो नाम है, सचिवालय भवन का जो नाम है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखना जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वहाँ का जो सचिवालय है उसका नाम जो है राइटर्स बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग में बो आ रहा है, अब बंगाल में भी बो आ रहा है, तो इससे लिंक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। और देखेंगे जो है पूछ देगी कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है प्रश्न आ जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है, राष्ट्रीय, इसको एनडीसी भी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है गैर संवैधानिक संस्था है। और प्रश्न ये भी बन सकता है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद में देखेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल, प्रशासक, इस और कैबिनेट मंत्री जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो इस तरह देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा तो आप लोग बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना आप लोग। अब पूछ देगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का, ध्यान रखना राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो डायरेक्ट राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। तो इस तरह देखेंगे जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न आ जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, तो भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात किया गया है। और पढ़ेंगे आप लोग जो है आर्टिकल 338A में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नंद कुमार साई हैं। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राम शंकर कठेरिया हैं, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न आ जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो आप बताएंगे योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। और योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और देखेंगे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा थे। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है। और देखेंगे योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देखेंगे 2015 में जो है योजना आयोग को खत्म करके और नीति आयोग का गठन कर दिए हैं। तो इस तरह देखेंगे 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो योजना आयोग गैर एक संवैधानिक संस्था। प्रश्न ये भी बन सकता है योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग बताएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। और पूछ देगा कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेग सिंह अहलुवालिया, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरह देखेंगे केंद्र और राज्यों के लिए योजनाओं से संबंधित जो नियम रूल्स कौन बनाता था, योजना आयोग। अब उसका स्थान कौन ले लिया है, नीति आयोग। तो प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। फिर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न आ जाए, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रश्न आ जाएगा कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताना जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
1976 को जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में देखेंगे आप लोग जो है 59 बातें जोड़ी गई थी। जैसे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है संविधान के भाग 4 मौलिक कर्तव्य, और फिर देखेंगे आप लोग जो है निःशुल्क विधिक सहायता पाना भारत के निःशुल्क विधिक सहायता राज्य नागरिकों को प्रदान करेगा 39 है, ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह देखेंगे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में बहुत से बातें जोड़ी गई, लगभग 59 बातें जोड़ी गई थी और बहुत अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। और संविधान में व्यापक रूप से जो है संशोधन किया गया, इसीलिए जो है 42वां संविधान संशोधन को जो है भारत में लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखेंगे जो मनी बिल होता है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो 10 में जो है मनी बिल का उल्लेख किया गया है। आप लोग इसको याद कराने का ट्रिक बताया था, जैसे मनी बिल लिखते हैं आप लोग मनी बिल, तो मनी बिल का जो है सिर्फ MO को ले लेना है आप लोग को, MO। अब इसको क्या करना है, बीच वाला जो डंडी है इसको मिटा देंगे। तो MO को ले लिए हैं, तो अब कौन सा डिजिट देख रहा है, 110 दिख रहा है, तो इससे सिद्ध हो गया कि मनी बिल का उल्लेख जो है 110 में दिया गया है। तो इस लॉजिक से इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न आ जाए, भारत में वित्तीय आपात कितने बार घोषित किया गया है? भारत में वित्तीय आपात एक बार भी घोषित नहीं किया गया। तो आप क्या बताएंगे, एक बार भी घोषित नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है, ध्यान रखना, एक बार भी घोषित नहीं किया गया है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि वित्तीय आपात भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो वित्तीय आपात जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न आ जाए कि वित्तीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया है? तो 368 में दिया गया। वित्तीय आपात क्या होता है? जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, मंदी छा जाए या आर्थिक साख भारत की कमजोर हो जाए, तो भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। लेकिन भारत की किस्मत बहुत अच्छा है कि आज तक भारत में वित्तीय आपात घोषित नहीं किया गया। और जब वित्तीय आपात घोषित होता है तो उसमें राष्ट्रपति के जो है वेतन में भी कटौती किया जा सकता है। और राष्ट्रपति को जब नहीं छोड़ा जाएगा तो जितने भी केंद्र राज्य के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके भी वेतन में कटौती किया जा सकता है और जनता के ऊपर खूब ज़्यादा टैक्स भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह देखेंगे वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अब प्रश्न आता है कि वित्तीय आपात भारत में जो है कितने बार घोषित किया गया? तो आप कहेंगे एक बार भी नहीं घोषित किया गया है। प्रश्न आता है कि वित्तीय आपात देश में कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप अमेरिका का संविधान बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए कि भारत में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? तो भारत में अवशिष्ट शक्ति पर जो है कानून, रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति का उल्लेख किया गया और अवशिष्ट शक्ति जो है भारत के संविधान में जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है कि जो विषय तीनों सूची में न हो, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो विषय नहीं दिया गया है वो अवशिष्ट शक्ति का माना जाता है। और हमारा संविधान कहता है कि अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र को दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो 2014 के PCS के प्री में प्रश्न पूछा गया था, बार बार पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्ति पर कानून कौन बनाता है? तब बताएंगे केंद्र सरकार बनाता है। और देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था, उस समय भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को होगा। और देखेंगे जो है प्रश्न ये भी पूछा गया है कि विश्व का वो कौन सा, अमेरिका में जो है अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो आप बताएंगे अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार अमेरिका के 50 राज्यों को दिया गया है। अब प्रश्न आया कि भारत में अवशिष्ट शक्ति पर कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न आ जाए, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो भारत का संविधान पढ़ोगे आप लोग तो अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना, 370 में जो है जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। प्रश्न आ जाएगा जम्मू कश्मीर का उल्लेख और 370 का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो 370 है तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 7 21। तो इस तरह संविधान के भाग 21 में जो है जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। भाग 21 में ही जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया गया। तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करें 3 7 21, तो भाग 21 में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया गया। इस लॉजिक से जो है भाग भी याद कर सकते हैं, प्रश्न बन सकता है।
देखेंगे जब राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है राजा हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर का विलय क्या किए, भारत में कर दिए। तो इस तरह देखेंगे जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन जो है शर्तों के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को 370 के तहत जो है बहुत ज़्यादा छूट दिया गया है, उसको स्वायत्ता ज़्यादा प्रदान किया गया है। तो प्रश्न ये बनता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, 370 के तहत दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखना आप लोग, राज्य सूची के विषय, लेकिन रेलवे जो है संघ सूची का विषय है। रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखना आप लोग, जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, लोग गलत कर देते हैं। पीसीएस में पूछा गया कई दफ़ा कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो आर्थिक नियोजन जो है यह जो है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय ध्यान रखना जो है। और समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रश्न आता है कि परिवार नियोजन, ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो है कहाँ से लिया गया, परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, तो परिवार नियोजन भी जो है समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखना आप लोग, ये भी समवर्ती सूची का विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्यसभा किस देश का है, तो ध्यान रखना विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्यसभा जो है अमेरिका का है, अमेरिका का है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि अमेरिका के राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो सीनेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अमेरिका के पार्लियामेंट को, संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, कांग्रेस के नाम से। और अमेरिका के लोकसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और अमेरिका के राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। प्रश्न ये बन सकता है अमेरिका के सीनेट में कुल कितनी सीटें हैं, तो आप 100 सीटें बताएंगे। और दुनिया का सबसे मजबूत राज्यसभा कहाँ का है, सीनेट है। अमेरिका का राज्यसभा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्यसभा माना जाता है। जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा प्रश्न बनता है। उसके बाद पूछ देगा संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया, तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, तो भारत में भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। माना जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो है लगभग जो है 200 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में ले लिया गया है। माना जाता है कि भारतीय संविधान पे जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग जो है 75% प्रावधान लिया गया है। और 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है अपने ज़माने का विश्व का सबसे बड़ा जो है संविधान माना जाता था। और देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है कुल 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियाँ थी। तो इस तरह देखेंगे, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके साथ व्याख्या कर रहा हूँ, तो कम से कम जो है 100 क्वेश्चन हम लोग इसके साथ माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 देखेंगे हम लोग, भारत में किस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, तो आप लोग बताएंगे जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके माध्यम से जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया तो 1774 में स्थापित किया गया, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो है, इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब पूछ देगा कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। ध्यान रखना जो है एलिजा इम्पे। और इसमें 3 न्यायाधीश और थे, उसको याद कर सकते हैं हाइड से, सॉरी इसमें 3 न्यायाधीश थे, उसको HCL से याद कर सकते हैं, HCL, ठीक है। कौन कौन से न्यायाधीश थे, हाइड थे, चेम्बर्स थे, लिमिस्टर थे। तो इस तरह देखेंगे जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसमें टोटल जो है 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्पे थे, और जो न्यायाधीश थे हाइड थे, चेम्बर्स थे, लिमिस्टर थे। इनकी नियुक्ति जो है क्राउन के द्वारा किया गया, सम्राट के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखना, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था ये ज़्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि कोलकाता सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता था तो इसके डिसीजन के विरुद्ध जो है लंदन में जो है जाना पड़ता था प्रीवी काउंसिल में, और प्रीवी काउंसिल जो था लंदन में उसका डिसीजन सर्वमान्य होता था। तो कोलकाता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते थे इसके खिलाफ लोग जो है प्रीवी काउंसिल में अपील करते थे।
प्रश्न आएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है देखेंगे आप लोग जो है 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग होते थे। इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। यह 1784 में जो है इसको जो है लाया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे आप लोग जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसमें 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग थे? 6 लोग थे। इनकी नियुक्ति जो है क्राउन के द्वारा, सम्राट के द्वारा किया जाता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो है थोड़ा सा नियंत्रित स्थापित किया गया। तो इस तरह देखेंगे जो 6 सदस्य होते थे इनका वेतन जो है ब्रिटेन के कोष से दिया जाता था। लेकिन 1793 का जो पहला चार्टर एक्ट आया उसमें कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य लोग होंगे इनका वेतन जो है भारतीय कोष से दिया जाएगा। तो प्रश्न बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया। पिट्स इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग होते थे? 6 लोग होते थे। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता था? तो सम्राट के द्वारा किया जाता था। तो ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक था। पढ़ा चुका हूं आप लोग, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। प्रश्न आ जाएगा कि भारत में जो है भारत में वायसराय का पद किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया। तो भारत में जो है वायसराय का पद सृजित जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 में किया गया। तो 1858 में जो है लॉर्ड कैनिंग था। तो देखेंगे जो है भारत में वायसराय का पद किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858। ये भी पूछ सकता है कि भारत में गवर्नर जनरल का पद जो है किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। तो बताएंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम। और इसी अधिनियम को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो है भारत में भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। भारत सचिव जो ब्रिटेन में बैठता था। ठीक है। प्रश्न आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड लुई माउंटबेटन इसका पूरा नाम था। भारत का जो है अंतिम वायसराय था। भारत का जो है स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल था। और स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी था लॉर्ड माउंटबेटन। इसको याद रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आ जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ध्यान रखना आप लोग, लॉर्ड कैनिंग बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न आ जाए भारत में दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो भारत में दास प्रथा का अंत जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 1833 का जो है तीसरा जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो है दास प्रथा के अंत करने की बात किया गया। 1943 में व्यवहारिक रूप से इसको लागू भी कर दिया गया। और देखेंगे जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो है महत्वपूर्ण योगदान है भारत में दास प्रथा का अंत करने का। अकबर के द्वारा भी कानून बनाया गया तो भारत में दास प्रथा का अंत करने के, लेकिन सफल नहीं हो पाया। भारतीय संविधान में दास प्रथा का अंत कहीं नहीं किया गया है। लेकिन भारत का संविधान पढ़ोगे आप लोग तो अनुच्छेद 23 में जो है सुप्रीम कोर्ट 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम के अंतर्गत जो है दास प्रथा का अंत किया गया है। तो इस तरह देखेंगे भारत के अनुच्छेद 23 के तहत जो है दास प्रथा की अंत करने की बात कहा गया है। और 1833 का जो तीसरा चार्टर एक्ट आया था उसमें दास प्रथा के अंत करने का प्रावधान किया गया, जो व्यवहारिक रूप से 1843 में जो है उसको लागू कर दिया गया। और दास प्रथा का अंत करने में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो देखेंगे जो है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन का पूरा नियंत्रण भारत पे हो गया। क्योंकि माना गया कि जो 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की कमी की वजह से हुआ है, उसी के कमी की वजह से हुआ है। इसीलिए जो है ठीक है 1858 का अधिनियम लाया गया
और इसमें जो भारतीयों को थोड़ा सा भारतीयों के फेवर में कुछ रूल्स नियम बनाए गए, राजाओं के फेवर में रूल बनाए गए, और इसीलिए दादा भाई नौरोजी जो है 1858 का अधिनियम को कहते हैं भारतीयों का जो है शिक्षित वर्ग का जो है मैग्ना कार्टा है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो और देखेंगे ना आप लोग जो है 1858 का अधिनियम या 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसी अधिनियम के माध्यम से देखेंगे भारत सचिव का पद का सृजन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो 1858 के अधिनियम में खत्म कर दिया गया। प्रश्न आ जाए किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो बताएंगे आप लोग 1858 का जो भारतीय स्वतंत्रता 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा गया। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, दादा भाई नौरोजी कहे थे, ध्यान रखना। क्वेश्चन 25 किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, तो अब बताएंगे जो है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वायसराय को दिया गया। और यह अध्यादेश जो है वायसराय जो है 6 महीने तक लागू हो सकता है। वह अध्यादेश कितने महीने तक लागू होता था, 6 महीने तक लागू हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाए किस अधिनियम के द्वारा भारत में हाईकोर्ट की स्थापना किया गया, तो बताएंगे 1861 में देखेंगे जो है हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। तो पहली बार भारत में जो है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके माध्यम में हाईकोर्ट की स्थापना की बात किया गया। और 3 जगह हाईकोर्ट की स्थापना किया गया, मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना किया गया, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना किया गया, और उसके बाद जो है कोलकाता हाईकोर्ट। तो इस तरह के 3 जगह जो है, और व्यवहारिक रूप से जो है इसको 1862 में निर्माण कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना जो है 4 साल बाद किया गया, मतलब 62-4-66 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है और भारत का भी सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है 160 जज निश्चित किए गए हैं। और वर्तमान समय में देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश जो हैं गोविंद माथुर हैं। गोविंद माथुर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आ जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। प्रश्न आ जाए क्वेश्चन नंबर 28 किस अधिनियम को फूट डालो शासन करो अधिनियम कहा जाता है, तो आप बताएंगे 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था इसको फूट डालो शासन अधिनियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1909 के अधिनियम में जो सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया। और देखेंगे इसीलिए इसको फूट डालो शासन अधिनियम कहा जाता है। और इसको जो है यहीं से जो है 1909 का अधिनियम है, यहीं से भारत में जो है सांप्रदायिकता का जो है इसी अधिनियम से सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। इस अधिनियम से यहीं से सांप्रदायिकता की उत्पत्ति भारत में माना जाता है आधुनिक काल में। तो इस तरह देखेंगे 1909 का अधिनियम को जो है भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, या इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले जो है भारत सचिव था और मिंटो जो था भारत का वायसराय था। इस अधिनियम के बारे में मार्ले मिंटो को लेटर लिख के कहता है कि हम 1909 के अधिनियम के माध्यम से भारत में नाक का दांत बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। तो एक तरह से देखा जाता है, माना जाता है कि 1909 का अधिनियम ही है जहां पाकिस्तान का बीज बो दिया गया था। तो इस तरह देखेंगे भारत में फूट डालो शासन करो जो है अधिनियम, किस अधिनियम को कहा जाता है, 1909 के अधिनियम को। प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 29 स्वतंत्र भारत के अंतिम भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का जो है अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मतलब ब्रिटिश कर लीजिए, ब्रिटिश पूछ दे स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो देखेंगे आप लोग जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया, तो भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो आप लोग बताएंगे जो है 1919 के अधिनियम में दिया गया। और 1919 के अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव था और मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो थे वो जो भारत के वायसराय थे, ध्यान रखना। तो इस अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम में जो है पहली बार जो है राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। राज्यों में प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुआ और 1919 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 44। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 देखें आप लोग। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। ध्यान रखना आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी माने जाते हैं। ध्यान रखना आप लोग, एक प्रश्न पूछा गया था तो यही आयोग भी माना है और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो पूछ दिया संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आ जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी थे। HC मुखर्जी, रानी मुखर्जी से इसको याद कर लेंगे आप लोग, लिंक कर देंगे तो याद हो जाएगा। हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है आप लोग बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की जब बैठक हुई थी, संविधान सभा में सभी लोग जब चुन कर आए थे, तो कहा गया कि जो सबसे वरिष्ठ जो है संविधान सभा का जो व्यक्ति है, वरिष्ठ जो सीनियर व्यक्ति है जो संविधान सभा में निर्वाचित हुआ है, उसी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए, टेम्पोररी चेयरमैन बना दिया जाए। बाद में अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है सबसे वरिष्ठ जो है संविधान सभा में चुने जाने वाले व्यक्ति थे और इनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। बेचारे इतने खुश हो गए या काम का लोड पड़ गया कि दूसरे दिन ही बेचारे मर गए। आज तक पता ही नहीं चला, खुशी की वजह से मर गए कि कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, कुछ लोग कहते हैं काम के दवा की वजह से मर गए। तो 2 ही दिन बाद बेचारे मर गए। तुरंत आनंद फानन में इनका क्रियाक्रम किया गया और 2 दिन बाद देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ देगा तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं, बिहार के रहने वाले थे और ये ध्यान रखना भारत के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं, कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देगा नागरिकता से संबंधित जो है कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को प्रदान किया गया है। प्रश्न आ जाएगा, भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता से संबंधित किसी भी तरह का नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान किया जाता है? तो देखेंगे भारत में जो है 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान किया जाता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। जन्म के द्वारा नागरिकता, वंश परंपरा या रक्त संबंध के द्वारा नागरिकता, देशीकरण के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता और अर्जित भूखंड के द्वारा नागरिकता। तो इस तरह 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्रदान किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया? तो भारत में भाषा के आधार पर जो मद्रास को काटकर जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। और कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पे जो है किस राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास को काटकर तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाए कि भारत का 26वां राज्य किसे बनाया गया? तो भारत का 26वां राज्य जो है छत्तीसगढ़ को बनाया गया। छत्तीसगढ़, इसको याद करना बहुत इजी है। 26 और छत्तीसगढ़, ठीक है। देखेंगे भारत का 26वां राज्य बनाया गया। इसका गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को किया गया है। ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आ जाए कि तेलंगाना राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो तेलंगाना राज्य का निर्माण जो है भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 3 के तहत तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। इसको याद कैसे करेंगे? तेलंगाना और 3, इस आधार पर इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि तेलंगाना का गठन कब किया गया? तो तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को किया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? तेलंगाना गठन 2 जून 2014 को किया गया है। 2 जून, इसको थोड़ा सा लॉजिक से याद कर सकते हैं। घर वाले कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जो है नौकरी पा जाओ, नहीं तो 2 जून रोटी के मोहताज हो जाओगे। 2 जून रोटी के मोहताज हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये मुहावरा भी है, 2 जून रोटी के मोहताज होना। तो इस लॉजिक से इसको याद कर सकते हैं। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। प्रश्न आ जाए कि 124वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे आर्थिक आधार पे जो है आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे जनरल वालों को जो है 10% आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरह देखेंगे जो है इसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे, आर्थिक पिछड़ेपन
पन के आधार पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% जनरल कैटेगरी को, जनरल वालों को आरक्षण दिया जा रहा है। ये ध्यान रखना, आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। 122वां संविधान संशोधन जीएसटी से था। 123वां संविधान संशोधन के द्वारा अन्न पिछड़ा आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 124वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे जो है जनरल वालों को 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद 55 क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में जो है पहले 24 हाई कोर्ट थे, वर्तमान में देखेंगे 25 हाई कोर्ट हो गया है, और 25वां हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में निर्माण किया गया है। ध्यान रखना आप लोग। पहले देखेंगे भारत में 21 हाई कोर्ट थे, लेकिन 2013 में देखेंगे 3 हाई कोर्ट बनाया गया है। त्रिपुरा में बनाया गया, मेघालय में बनाया गया और मणिपुर में बनाया गया। तो इस तरह 21 और 3 कितने हो गए? 24 हो गए। और देखेंगे 2018 में जो 25वां हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में गठित किया जा रहा है। तो इस तरह देखेंगे, पूछ देगा भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। तो इस तरह देखेंगे हम लोग जो है 55 क्वेश्चन पर डिस्कशन किए हैं, लेकिन 55 क्वेश्चन ही नहीं डिस्कशन किए, लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर दिए हैं। तो इस तरह देखेंगे हम लोग जो है अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का जो है हम लोग जो है डिस्कशन किए हैं। इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह जो है आप लोग का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। बाय, नमस्कार।